हम लोग पढ़ रहे थे भारत के भौगोलिक स्वरूप के बारे में। तो भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों ने 2 चैप्टर पढ़ लिए थे, जिसमें से पहला जो था वो हिमालय का क्षेत्र था और दूसरा हम लोगों ने प्रायद्वीपीय भारत के कुछ पर्वतों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रायद्वीपीय भारत के पठारी क्षेत्रों के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत का जो पठारी क्षेत्र है वह किस प्रकार से, उसकी संरचना किस प्रकार से है, कौन सा पठार विशेष रूप से खनिज पदार्थों से परिपूर्ण है। ये सारा का सारा चीज आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं और एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे कि ये पठारी क्षेत्र किस प्रकार से है, किस लैंड का हिस्सा है, कैसे हुआ और मैदानी क्षेत्रों का निर्माण किस प्रकार से हुआ। इनसे जुड़े हुए कुछ बेसिक महत्वपूर्ण चीजों को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी मददगार साबित होने वाला है। क्योंकि आप लोग तो वैसे भी लूसेंट के माध्यम से तो बहुत सारी चीजें याद कर सकते हैं कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है, खनिज पदार्थ कौन कौन से मिलते हैं किस पठार में, तो ये आप याद कर सकते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट के जरिए अगर आप समझते हैं कि हमारे प्रायद्वीपीय भारत का पठारी जो क्षेत्र है वह किस प्रकार से है, तो वो मैप के जरिए ही आप समझ सकते हैं। तो आइए इसको समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप लोग ये देखिए कि ये जो हमने बना रखा है ये वाला हिस्सा, ये प्रायद्वीपीय भारत होता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीप वह होता है, वह भूखंड जिसके जो 3 तरफ पानी से घिरा होता है। तो इसके पूर्व की तरफ जानते ही हैं बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम की तरफ अरब सागर और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो ये वाला भूखंड जो है ये प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है और ये प्रायद्वीपीय भारत पूरी तरीके से पठारी क्षेत्र है। और यह पठारी क्षेत्रों में और ये जो लैंड है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था, जो अफ्रीका महाद्वीप से निकलकर टूटकर विस्थापित हुआ उत्तर पूर्व की तरफ। तो ये कैसे हुआ था? तो वेगनर अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में ये बताते हैं कि पहले एक महाद्वीप हुआ करता था जिसे पेंजिया के नाम से जानते थे और इसके चारों तरफ जो पानी हुआ करता था, जो महासागर था, वह पैंथल अवसर था। तो इसके उत्तर वाले लैंड को अंगारा लैंड के नाम से जानते थे और दक्षिण वाले लैंड को गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। क्योंकि गोंडवाना लैंड में दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये सब आते हैं। तो भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, जो कालांतर में क्या हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर वो उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ। पहले ये महाद्वीप पूरा एक हुआ करता था और कालांतर में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से पृथक हो गया, मतलब कि अलग हो गया। तो उसके बाद फिर गोंडवाना लैंड भी कई महाद्वीपों में वह टूट गया, जो दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप, भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आज वर्तमान में है। तो इस प्रकार से ये वाला हिस्सा अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हुआ। और तो ये वेगनर अपने सिद्धांत में मतलब ये बताते हैं। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्षेत्र होता है वो पठारी क्षेत्र होता है, जिसमें से कुछ ऐसे इनमें से आप देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये समझ जाइए कि ये जो हमने क्या बना रखा है। तो देखिए ये जो नीले रंग से आप लोग ये देख रहे हैं, ये भारत के कुछ विशेष रूप से पठार है। वैसे तो पूरा क्षेत्र ही पठार है, लेकिन इनमें से कुछ उठे हुए पठार हैं जिनके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये वाला जो देख रहे हैं अरावली पर्वत श्रेणी है, जो पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था, जो गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है। और उसके बाद आप नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर ये विंध्य पर्वत और विंध्य पर्वत के दक्षिण में नीचे हमारा सतपुड़ा की पहाड़ी है और बीच में हमारा ये मालवा का पठार, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार और यहाँ पे छोटा नागपुर का पठार
और यहाँ पर ये जो देख रहे हैं ये राजमहल की पहाड़ियां हैं, और ये मेघालय में ये कुछ पठारी क्षेत्र है जिसे हम शिलांग का पठार बोलते हैं। ये दंडकारण्य का पठार और ये दक्कन का पठार है। तो आज इसी को हम लोग समझेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि जो हमारा मूल भारत है, प्राचीन भारत है, वो ये इतना ही है। इसका स्ट्रक्चर पहले कालांतर में बहुत प्राचीन में जब ये विखंडित हुआ, टूट कर जब दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से जब वो अलग हुआ, तो इसका संरचना कुछ इस प्रकार से था भारत का, ठीक है। और बीच में फिर बाद में हिमालय पर्वत का निर्माण होता है, फिर मैदानी क्षेत्र आता है जो पंजाब से लेकर बिहार तक फैला हुआ है, जिसमें तमाम बड़े बड़े शहर हैं, बनारस है, पटना है, दिल्ली है, ये तमाम इलाहाबाद, प्रयागराज, जो भी ये तमाम जो शहर हैं ये सब बसे हुए हैं इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में। तो ये मैदान कहाँ से आए उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये जो क्षेत्र था, ये जो क्षेत्र है ये प्राचीन और मूल भारत है। अब इनका जो ये हमारा दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप से अलग होकर आगे की तरफ बढ़ गया। तो इसमें जो है आप ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये जो बीच, ये इसके बाद वाला आप यहाँ पे जो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो पहाड़ियां हैं, उसके बाद ये जो बीच वाला आप जो गैप देख रहे हैं ये नहीं था पहले, सिर्फ इतना ही था। लेकिन ये कैसे आ गया, ये बीच में ये कहां से आया? ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बाद जो ये मैदानी क्षेत्र है ये कैसे आया? ये इसलिए हुआ क्योंकि इन पठारी क्षेत्रों से, इन पूर्वी घाट से की जो पहाड़ियां हैं, पश्चिमी घाट की जो ये पहाड़ियां हैं, उनमें से सैकड़ों नदियां जो निकलती थी वो अपने साथ क्या लाती थी? मिट्टी, बालू, ये ला कर इन्होंने काट कर एक समतल मैदान बना दिया, जिसमें आज मुंबई, गोवा ये शहर बसे हुए हैं। और इस तरह भी वही हुआ, यहाँ से निकलने वाली नदियां सब क्या की अपने साथ पहाड़ को काटते हुए अपने साथ बालू, मिट्टी, गाज ये सब ला के सतत रूप से काटती गई, जिससे इससे क्या हुआ? मैदान हो गया। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वैसे अगर देखा जाए तो ये जो मैदानी क्षेत्र है वो कैसे बन गया, वो किस प्रकार से हो गया, तो उसको एक बार समझ लेते हैं। आइए देखते हैं कि जो भारत का जो उच्चावच है वो किस प्रकार से है। ठीक है, ये भारत का पठार जो उठा हुआ है, ठीक है, और ये तिथित सागर बीच में आता है, और उसके बाद ये शिवालिक हिमालय, लघु हिमालय और बृहद हिमालय। ठीक है, मतलब कि हमने पढ़ा था यहाँ पे हिमालय वाला क्षेत्र है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। ये वाला क्षेत्र हिमालय है, जिसकी जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो कम से कम 6000 मीटर तक ऊंची है, मतलब 6 किलोमीटर तक। और वहीं अगर पठारी क्षेत्र का अगर देख रहे हैं तो इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर तक है औसत ऊंचाई, और हिमालय की जो औसत ऊंचाई है वो 6000 मीटर है। तो देखिए ये अब ये हमारा ये साउथ मान लीजिए और ये नॉर्थ मान लीजिए, मतलब ये उत्तरी हिस्सा है भारत का, ऊपर का क्षेत्र, और ये वाला क्षेत्र नीचे का है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पठारी क्षेत्र है जो थोड़ा उठा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे तिथित सागर आता है। ठीक है, और उसके बाद ये शिवालिक हिमालय, और ये शिवालिक हिमालय, ये लघु हिमालय और ये बृहद हिमालय। जानते ही है कि बृहद हिमालय सब में सारी लगभग सारी पहाड़ियां जो है ऊंची चोटियां वो 6000 मीटर तक की है। तो अब आप ये कहेंगे कि हिमालय के बाद तो यहाँ पे तो मैदानी क्षेत्र हुआ करता था, मैदान तो हमने बनाया नहीं, लेकिन यहाँ पे तिथित सागर था, क्योंकि हमने पढ़ा था कि हिमालय से निकलने वाली जो नदियां होती थी वो अपने साथ
जलोढ़ निक्षेप लाती थी वो काट देती थी, ठीक है, बालू मिट्टी से लाके धीरे धीरे सतत रूप से बहुत समय तक उसको काटती गई और यहाँ पर मैदान बन गया। तो इसका जो उच्चावच है भारत का वो इसी प्रकार से है। तो भारत से जो पहले तो सैकड़ों नदियां, बहुत सारी नदियां हिमालय से निकलती थी, अभी तो मान लीजिए कम हो गई हैं, लेकिन पहले जो नदियां होती थी बहुत निकलती थी। तो वो लगातार क्या की, अपने साथ इसको पार की 30 साल को, ठीक है, यहाँ तक पार किया। ये वाला ये मैदानी क्षेत्र बन गया। ये पूरा मैदान समतल भूभाग जहाँ पे हम लोग रहते हैं इस समय, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सब क्षेत्र जो है दिल्ली तक, ये सब पूरा मैदानी क्षेत्र है ना। तो यहाँ पर क्या किया, नदियों ने इसको पार किया, ठीक है। अब उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं तो ये पठारी क्षेत्र आता है, ठीक है। ये भाग इस वाले भूभाग से थोड़ा उठा हुआ है और हिमालय का तो पर्वत क्षेत्र जो है वो तो उठा हुआ ही है। ये वाला क्षेत्र मैदान है। तो नदियों ने क्या किया, इसको पार किया। जब आप यहाँ पर खुदाई करते हैं तो करते रहते हैं, मतलब बोरिंग करते हैं या कुआं खोदते हैं, तो इसमें से आपको बालू मिलता है, पानी मिलता है, ठीक है। और कुछ समय तक आप एकदम नीचे तक जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, पठार ही मिलेगा, पथरीली भूमि ही मिलेगी, ये सब, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ही हमारा जो भारत का है वो कुछ इसी प्रकार से है। मतलब कि आप ये समझिए कि ये वाला हिस्सा जो है यही मूल भारत था, जो अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर विखंडित होकर आगे की तरफ उत्तर पूर्व की तरफ प्रवाहित हो गया, ठीक है। ये निकल गया, ठीक है, यही था। उसके बाद धीरे धीरे मैदानों का निर्माण हुआ। कैसे हुआ, वो इसी प्रकार से हुआ कि हिमालय से निकली हुई नदियां वो तिथित सागर को पूर्ण रूप से पार की, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा पर्वतीय क्षेत्र है। तो ये तो होगा हमारे भारत का उच्चावच, जिसके बारे में हमने समझा। अब हम लोग इस पठारी क्षेत्रों में कुछ विशेष पठारों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिसमें से देखिए मालवा का पठार। देखिए मालवा का पठार यहाँ पे है। ये जो श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला, इसके दक्षिण में मतलब नीचे की तरफ आपको मालवा का पठार मिलेगा, ठीक है। मालवा का पठार के नीचे आपको क्या मिलेगा, विंध्य पर्वत, जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। विंध्य पर्वत श्रृंखला है। उसके बाद सतपुड़ा की पहाड़ी है, सतपुड़ा की पहाड़ी। इन दोनों के बीच से नर्मदा नदी निकलती है। जब नदी वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो हंस घाटी से होते हुए नर्मदा नदी निकलती है और सतपुड़ा के नीचे से ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। तो ये जब नदियों का चैप्टर आपको पढ़ाएंगे तो समझेंगे। तो फिलहाल पठारों का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियों से ऊपर वाला जो पठार होता है उसका जो ढलान है, मतलब उसका जो ढलान है वह उत्तर की तरफ है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ से निकलने वाली जो नदियां होती हैं वो जो जमुना नदी से निकलती है, जमुना नदी में जाके मिल जाती है, उनका जो नदियों से पता चलता है कि उनका पानी का प्रवाह किस प्रकार से है। जिधर ढलान होगा नदी का पानी उसी तरफ जाएगा। तो जो ऊपर वाला जो क्षेत्र है, जो ये वाला पठारी क्षेत्र है, इनका ढलान उत्तर की तरफ है, मतलब उस तरफ है। इसलिए नदियों का पानी क्या होता है, उस तरफ जाती है। तो नदियां यहाँ से निकलती हैं और यमुना नदी में जाके मिलती हैं। तो मालवा का पठार का जो कगार है वो उत्तर की तरफ है। अब ये बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार। देखिए ये मालवा का ही पठार है, क्योंकि इसका स्थानीय रूप से इसका अलग अलग जगहों पे इसका नाम दे दिया गया है, ठीक है। बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, ठीक है। उसके बाद आता है छोटा नागपुर पठार। तो मालवा के पठार से कुछ विशेष इसका जो विस्तार है वो गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है और इसकी ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। तो ये कुछ बेसिक चीजें मालवा के पठार का, ठीक है। उसके बाद छोटा नागपुर का पठार। ये छोटा नागपुर का झारखंड में मुख्य रूप से इसका जो विस्तार है वह झारखंड में है और बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में इसका विस्तार है। लेकिन होता क्या है कि इसमें से दामोदर नदी जो है वो इस पठार को दो भागों में विभाजित कर देती है। यहाँ से निकल दामोदर नदी क्या कही है, इस पठार को काट दी है। तो ये दो भागों में विभाजित हो जाता है दामोदर नदी की वजह से।
तो छोटा नागपुर के पठार में छत्तीसगढ़, पश्चिम झारखंड में मुख्य रूप से है, बिहार, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल। दामोदर नदी इस पठार की मुख्य नदी है। इसे भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि संसाधनों की प्रचुरता है। तो रूर का क्या मतलब है? इसे भारत का रूर क्यों कहा जाता है? क्योंकि जर्मनी में एक रूर प्रदेश है और वहां पर खनिज संपदा बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसलिए छोटा नागपुर के पठार को रूर प्रदेश की भारत का रूर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर कोयला, अवरक, लोहा और यूरेनियम पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ पर जो ये पहाड़ देख रहे हैं, ये जो है क्षेत्र, ये राजमहल की पहाड़ी है। कौन सी है? राजमहल। ये राजमहल की पहाड़ी है जिसका विस्तार जो है वो ये मेघालय वाले क्षेत्र में शिलांग का पठार, ये वही है जो वहां तक इसका विस्तार हुआ है। ठीक है, जो ये बीच में टूट गया है, समझ रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले ये समझिए कि जो पठार होता है इनका निर्माण कैसे हो जाता है। ये कैसे हो जाता है कि ज्वालामुखी के कारण हो जाता है। ठीक है ना, ज्वालामुखी उद्भेदन के कारण पठारों का निर्माण हो गया है। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मान लीजिए ये कोई समतल भूभाग है और यहाँ की कोई जमीन आंतरिक गतिविधियों के कारण यहाँ का जमीन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, उठ जाता है। इस प्रकार से अगर आसपास की जमीन अगर उठ जाती है तो वह पठार होता है। पठार ऊपर से समतल मैदान की तरह, मेज की तरह होता है, तो वह पठार हो जाएगा। देखिए यहाँ जो समतल भूमि है, अगर यहाँ का जमीन अगर उठ गया तो ये वाला क्षेत्र पठार हो जा रहा है। और मान लीजिए कोई समतल भूमि है और आसपास की जमीन जो हो गई अगर धंस जाती है, ठीक है, नीचे धंस दे, तो वो भी क्या हो जाएगा, पठार। अब यहाँ की जो जमीन है वो तो समतल रहेगी, लेकिन ऊपर वाला भूभाग जो रहेगा वो क्या रहेगा, यहाँ पे खड़ा व्यक्ति के लिए तो वो तो पहाड़ की तरह दिखेगा, ऊंचाई ही दिखेगा। तो इस तरीके से पठारों का निर्माण हो जाता है। तो देखिए ये वही चीज है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ की जो जमीन थी, अब ये जो राजमहल की जो पहाड़ी है, ठीक है, इसी का विस्तार मेघालय तक है। ठीक है, ये इसी का हिस्सा है जिसे हम शिलांग का पठार के नाम से, शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं। तो हुआ क्या, कालांतर में ये वाला भूभाग वो धंस गया, ठीक है, अवतनित हो गया। ये जो भूभाग है जहां पर बांग्लादेश वाला जो क्षेत्र है, ये कालांतर में क्या हुआ था, वो अवतनित हो गया। तो ये टूट गया बीच में, इसलिए अलग अलग दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बांग्लादेश है अभी वर्तमान में, ये अभी पूरी तरीके से समतल मैदान है। तो ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र नदी जो निकलती है और इधर से गंगा नदी जब आती है, तो इन क्षेत्रों को क्या करती है, वो अपने साथ जलोढ़ निक्षेपों के जरिए उसे पूरी तरीके से पाटती है सतत रूप से। ये कालांतर में ऐसा हुआ था कि यहाँ की जमीन जो है वो अवतनित हो गई और नदियां जो निकली हिमालय से, वो क्या की, अपने साथ पहाड़ों को काटते हुए बालू, मिट्टी, गाज और शाद ये सब लाती रही और समय पर, मतलब कि करोड़ों वर्षों तक लगातार सतत रूप से इसको क्या की, इस अवतनित भूभाग को पूरी तरीके से समतल कर दिया। मतलब ये बांग्लादेश तो पूरी तरीके से तो मैदानी क्षेत्र है ना, तो ये वही चीज है। तो इससे कुछ विशेष प्रश्न भी बनते हैं कि राजमहल पहाड़ी जो मेघालय वाले क्षेत्र में है, उसे हम शिलांग के पठार के नाम से जानते हैं। तो ये देखिए 3 पहाड़ियां हैं जिसे स्थानीय रूप से अलग अलग बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, गारो खासी जंतिया, गारो, इसे गारो खासी, और इस वाली पहाड़ी को जयंतिया। ये आपके लिए विशेष प्रकार का एक, मतलब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण ये बात है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। ये इसे गारो
इसे खासी और इसे जयंतिया के नाम से, ये गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, ठीक है। जिसे शिलांग का पठार, ये एक ही है लेकिन अलग अलग रूप से दिया गया। क्यों अलग अलग रूप से दिया गया? क्योंकि ये गारो वहां की मेघालय में जनजाति है, गारो जनजाति है, खासी भी एक जनजाति है और जयंतिया भी एक जनजाति है। इसीलिए ये लोग गारो खासी जयंतिया, इन पहाड़ों पर ये जनजातियां निवास करती हैं, तो उन्हीं के नाम पर इनका नाम रख दिया गया गारो खासी जयंतिया, ठीक है। तो उसके बाद हम अब आएंगे दंडकारण्य के पठार पर। दंडकारण्य के पठार का मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा राज्य में इसका विस्तार है, ठीक है। दंडकारण्य का पठार, क्योंकि दंडकारण्य के पठार में अब रामायण में भी इसका चर्चा हुआ है कि श्री रामचंद्र जी को जब वनवास हुआ तो वो दंडकारण्य के पठार के जंगलों में काफी दिन तक वहां पर वो वनवासी बनकर रहे थे। काफी वहां पे मतलब जीव जंतु उस टाइम पे मतलब कि बहुत खतरनाक जीव जंतु हुआ करते थे, तो इसीलिए वहां उसका नाम दंडकारण्य पठार इसी हिसाब से हुआ। और उसके बाद देखिए दक्कन का पठार है, तो दक्कन के पठार में यह भारत का सबसे विशालतम पठार होता है, ठीक है। विशालतम पठार के नाम से इसे जाना जाता है, दक्कन के पठार को। मुख्य रूप से यह गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक यह फैला हुआ है और इसमें काली मिट्टी पाई जाती है और कपास की खेती सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि काली मिट्टी जहाँ पे होगी वहां पे कपास अधिक मात्रा में होगा। इसी का हिस्सा है मालवा का पठार, तो मालवा के पठार में भी क्या होगा, यहाँ भी काली मिट्टी पाई जाती है तो यहाँ पे भी कपास होगा ही होगा। तो ये क्षेत्र देखिए कितना बड़ा है, इसे 3 भाग में बांट दिया गया है। दक्कन के पठार को 3 भागों में बांट दिया गया है, दक्कन का पठार, कर्नाटक का पठार और इस तरफ तेलंगाना का पठार है। तो ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपको समझाया इस वीडियो के माध्यम से। अगला वीडियो आप लोगों के लिए जल्दी से लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।